गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये रिपोर्टाज शैली में लिखा गया पाठ चपला देवी का शुरू कर रखा था। चपला देवी द्विवेदी की लेखिका थी, हमने बातचीत की थी जिसका समय है 1900 से 1918। और उसके बाद हमने चर्चा की थी कि नाना साहब 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे, जिन्हें अंग्रेज सरकार एक विद्रोही नेता के रूप में जानती थी। और अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज सैनिकों को यह आदेश दिया था कि नाना साहब से जुड़ी हर प्रकार की संपत्ति को भस्म कर दिया जाए, जला दिया जाए, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। इसी बीच अंग्रेज नाना साहब के बिठूर में जो महल है उसकी तलाशी लेते हैं, खोजबीन करते हैं और वे कुछ संपत्ति हड़पते हैं और उसके बाद में महल को नष्ट करने की योजना बनाते हैं कि एक सुंदर बालिका किशोर उम्र की, और किशोर उम्र होती है 13 से 19 वर्ष के आसपास की उम्र, किशोर उम्र की एक सुंदर बालिका महल के बरामदे में आती है और वो ये कहती है कि आप इस महल को नुकसान न पहुंचाए। सेनापति जो था वो महल को शत विकसित करना चाहता था। बालिका के अल्पवयस मुख को देखकर, करुणापूर्ण मुख को देखकर, और उसको थोड़ा दया आती है और दयावश वो बालिका से कुछ प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न होता है कि आप क्या चाहती हैं? तो बालिका का उत्तर होता है कि मैं इस महल की रक्षा करना चाहती हूँ। तो सेनापति का दूसरा प्रश्न होता है कि इस महल की रक्षा में आपका क्या उद्देश्य है? तो बालिका उत्तर देती है कि आपका इस महल को गिराने में क्या उद्देश्य है? तो सेनापति कहता है कि अंग्रेज सरकार ने हमें आदेश दिया है कि हम इस महल को नष्ट कर दें, विध्वंस कर दें, शत विकसित कर दें, खंडहर में बदल दें और इसको नुकसान पहुंचा दें। तो बालिका ने कहा कि इस जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या नुकसान किया है? अर्थात इसने तो कोई नुकसान नहीं किया। जिन्होंने आपका नुकसान किया है, जिन्होंने आपके खिलाफ शस्त्र उठाए हैं, हथियार उठाए हैं, वे आपके दुश्मन हैं। यह महल आपका दुश्मन कतई नहीं है। इस प्रकार के सवाल जवाब चलते हैं और बाद में आगे क्रम से क्या होता है इसकी चर्चा हम करते हैं। तो सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल हे हैं। बालिका जिस अंग्रेज सेनापति से बातचीत कर रही है उनका नाम क्या है? जनरल हे। बालिका क्या कहती है? मैं जानती हूं कि आपका नाम जनरल हे है। आपकी प्यारी कन्या जिसका नाम क्या है? मेरी। जनरल हे की पुत्री का नाम क्या है? मेरी। मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती रहती थी। कौन? मेरी। मेरी कौन? जनरल हे की पुत्री। और मुझे हृदय से चाहती थी, अर्थात हम दोनों घनिष्ठ मित्र थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के इस समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। अर्थात मैना किसको कह रही है? अंग्रेज सेनापति। उनका नाम क्या होता है? हे। हे की पुत्री का नाम क्या है? मेरी। और क्या कर रही है बालिका मैना कि मेरी में और मुझ में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। उन दिनों आप भी हमारे घर आया जाया करते थे और शायद आप आज वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। बालिका मैना कह रही है कि किसी कारणवश मेरी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु का मुझे भी दुख है। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है, अर्थात मेरी का एक पत्र मेरे पास अब तक है। मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ और उसके मरने का मुझे भी दुख है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना। देखो तत्कालीन हिंदी में पहचाना को क्या लिखा है? पहचाना। और कहा अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले हाँ मैंने तुम्हें पहचाना।
कि तू मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी का अर्थ होता है साथ साथ चलना या मित्रता, साथ साथ रहना। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं, कौन सी सरकार का? अंग्रेज सरकार का। मैं अंग्रेजों का नौकर हूं और उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कौन कह रहे हैं? जनरल हे क्या कह रहे हैं कि देखिए मैंने आपको पहचान लिया है, आपका नाम मैना है, आप नाना साहब की पुत्री हैं, आप मेरी पुत्री मेरी की सहपाठिनी रही हैं, सहचरी रही हैं, मित्र रही हैं, लेकिन कर्तव्य के अनुरोध से मैं बंधा हुआ हूँ, मेरी ड्यूटी है और सरकार ने मुझे कर्तव्य के इस बंधन से बांध रखा है और मेरा कर्तव्य यह है कि इस महल को मैं गिराऊं। बावजूद इसके मैं इस महल को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे। कौन आ पहुंचे? जनरल आउट्रम। और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, देखिए बातचीत किसकी चल रही थी? सेनापति हे और बालिका की। आ कौन गया? सेनापति हे से बड़ा अफसर, जिनका नाम क्या है? सेनापति जनरल आउट्रम। और उन्होंने बिगड़कर कहा, क्रोधित होकर कहा, किससे? हे से। क्या कहा? नोटेड कोमा में लिखा है। किसी के कहे गए कथन को जो क्या तो लिखा जाता है, उस चिन्ह का नाम क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। देखो ज्यों का त्यों लिखा है तो ये उद्धरण चिन्ह में। नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? कौन कहता है? जनरल आउट्रम। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, अर्थात प्रार्थना के स्वर में कहा, मैं इस फिक्र में हूं, अर्थात मैं इसी चिंता में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है, अनुरोध है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? क्या कोई ऐसी तरकीब निकल आए, ऐसी युक्ति निकल आए, कोई ऐसा उपाय निकल आए कि नाना का महल हम बचाने में सक्षम हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसा संभव है? ये बात किसने कही? जनरल आउट्रम ने। किससे? जनरल आउट्रम को कही। किसने कही? जनरल हे ने। किस कारण कही? क्योंकि जनरल हे की पुत्री मेरी और बालिका मैना में घनिष्ठ मित्रता थी और जनरल हे को बालिका पर दया आ जाती है, इस कारण। अब आउट्रम क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। अर्थात क्या संभव नहीं? इस महल की रक्षा किसके बिना संभव नहीं है? गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, अर्थात नाना साहब अंग्रेजों की आंख की किरकिरी हैं और जब तक वे और उनकी संपत्ति खत्म नहीं हो जाती, भस्म नहीं हो जाती, तब तक हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड उपाधि का नाम है। किसका नाम है? उपाधि का नाम है, अर्थात पद का नाम है। तो लॉर्ड कैनिंग उस वक्त क्या थे? गवर्नर जनरल थे। को इस विषय का एक तार देना चाहिए। किस विषय का? कि बालिका मैना जिस महल में रह रही है और सेनापति जो विद्रोही के नेता कौन, नाना धुंधुपत, उनके महल की क्या रक्षा हो सकती है, इस विषय का कोई तार देना चाहिए। किसको देना चाहिए? लॉर्ड कैनिंग को। आउट्रम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? जब हमें सरकार ने यह आदेश दिया है कि इस महल को गिराना है, आप क्यों वापस आदेश को परिवर्तित करना चाहते हैं? इसमें आपका क्या स्वार्थ निहित है? ये प्रश्न कौन करता है? आउट्रम। किससे? जनरल हे से। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। ये कौन कह रहा है? आउट्रम। कि हमें ये काम करना ही पड़ेगा। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। कौन? सेनापति हे। कि यहाँ मेरी बात कौन नहीं मान रहा है? जनरल आउट्रम। तो भी दुखी होकर वहां से चले गए। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य क्या कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता
नहीं लगा। अर्थात बालिका मैना वापस चली गई। कहाँ? गुप्त मार्ग में। प्राचीन समय में हर महल में गुप्त मार्ग हुआ करते थे, जिसका पता मात्र महल के सदस्यों को ही रहता था। इसलिए कोई भी दुश्मन जब महल पर आक्रमण करता था तो अपनी जान की रक्षा के लिए उस गुप्त मार्ग से वो बाहर निकल जाया करते थे। तो जब अंग्रेज बालिका की तलाश करने के लिए पुनः महल में जाते हैं तो बालिका पुनः उस गुप्त मार्ग में चली जाती है, जिसका पता अंग्रेजों को भी नहीं है। उसी दिन संध्या समय, शाम को समय, लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया। तार तत्कालीन समय का संदेश पहुंचाने का एक माध्यम था। जैसे वर्तमान समय में फोन है, मेल है ना, ये तो उस समय क्या था? तार, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है, इंग्लैंड की राजधानी, और वहां के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। जबकि जनरल हे ने क्या विनती की थी? क्या किसी प्रकार से नाना धुंधुपत का ये महल बच सकता है? उसका उत्तर क्या आता है इंग्लैंड से? उत्तर ये आता है कि नाना का महल तो छोड़ो, पुत्री तो छोड़ो, नाना से जुड़ी हर चीज, उनकी हर स्मृति चिन्ह को मिटा दिया जाए। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम, क्रूर का मतलब है निर्दयी, उसी क्षण क्रूर अर्थात निर्दयी, जिसको दया नहीं आती है, जनरल आउट्रम की आज्ञा शेराना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया। अर्थात लेखिका क्या कहना चाहती है कि लंदन के मंत्रिमंडल से तार आता है, उसमें यह साफ आदेश होता है कि महल कोई नहीं, उनके वंश कोई नहीं, नाना साहब से जुड़ी हर स्मृति को, हर याददाश्त को मिटा दिया जाए। तो क्रूर अर्थात निर्दयी आउट्रम के लिए इस आदेश की पालना अनिवार्य हो गई। उसी समय लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार, जिसका नाम क्या है? टाइम्स, टाइम्स में 6 सितंबर को यह लेख में लिखा गया। कब है? 6 सितंबर का मतलब है 6 सितंबर को। किस अखबार में? टाइम्स में। क्या लिखा गया? बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत, भयंकर, भयानक, नाश करने वाला नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, हम लोग कौन? अंग्रेज। प्रश्न बन सकता है कि यहाँ हम लोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अंग्रेजों के लिए। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। हम लोग कौन? अंग्रेज। ये समाचार किस अखबार में छपा? टाइम्स में। कहाँ से छपता है? इंग्लैंड से। और कब छपा? 6 सितंबर 1857 को। क्या छपा? कि बड़े ही दुख का विषय है कि अंग्रेज सरकार आज तक उस दुर्दांत, किसको? नाना साहब को पकड़ नहीं सकी है, जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पार्लियामेंट का सदन है, जिसका नाम क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जिस प्रकार भारत के संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार इंग्लैंड की पार्लियामेंट के भी 2 सदन है, जिसका पहला सदन कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। सर टॉमस हे, सर की उपाधि उन्हें मिली है, जनरल हैं वो, अर्थात अंग्रेजों के अधिकारी हैं, अंग्रेजी सेना के, और अंग्रेजों की बहुत बड़ी मदद की है उन्होंने। और भारत में पराधीनता के दौर में उनका बड़ा नाम रहा था। लेकिन आज क्या हुआ? मंत्रिमंडल में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक रिपोर्ट पर हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय यह कलंक की बात है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्चा किस बात की हुई? कि जनरल हे के मुख से ऐसे वचन निकलना एक कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नारियों का संहार किया, मारा, उसकी कन्या के लिए क्षमा, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अर्थात ये चीन विस्मयादिबोधक कैसे पढ़ा जाएगा? अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे ने एक
मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही वे भूल गए। अर्थात लेखक क्या कहना चाहते हैं, लेखिका कहना चाहती है कि जिस जनरल हे ने सदैव अंग्रेज सरकार की सेवा की और सेवा करते करते वृद्धावस्था में पहुंच गए और वृद्धावस्था में एक नन्ही बालिका के मोह में वे फंस गए, उनके प्रेम में वे फंस गए, ये कतई और देशभक्ति की श्रेणी में नहीं ले जाता है। हमारे मत से नाना के पुत्र, मंत्रिमंडल का क्या मत है कि नाना के पुत्र, नाना की कन्या और अन्य कोई भी संबंधी नाना का हो, जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, अर्थात नाना कि जिस कन्या से हे का स्नेह हुआ है, प्रेम हुआ है, उसको उन्हीं के सामने, किन के सामने, जनरल हे के सामने क्या कर दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। किसको, नाना साहब की पुत्री को, किन के सामने, हे के सामने। सन 57 के सितंबर मास में, सन 57 का मतलब है 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने, उज्जवल दोनों जाते हैं, शुद्धिकरण से इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी संधि क्या होती है, उत जोड़े ज्वल। उत इसमें उपसर्ग भी है और ज्वल इसमें मूल शब्द है। हाँ, नाना साहब के भग्नावशिष्ट, भग्न प्लस अवशिष्ट से दीर्घ संधि का शब्द है। भग्नावशिष्ट का मतलब है टूटा फूटा, क्षत विक्षत, खंडहर में तब्दील जो हो जाता है। प्रासाद, प्रासाद यानी महल। भग्नावशिष्ट महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी, कराल का मतलब है, यहां वी लगा दो पहले, विकराल, भयंकर, समझ गए। विकराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर, पहचान का मतलब है पहचान कर बोला, ओ यह है नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और नहीं देखती थी, अर्थात किसी की तरफ नहीं देखा और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। किसको, बालिका मैना को, कि सरकार के आदेशानुसार मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। मैना उसके मुंह की और देखकर आर्त स्वर में, आर्त स्वर का मतलब है रोते हुए या नम स्वर में, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। बालिका मैना क्या कहती है, बशर्ते आप मुझे गिरफ्तार कर लें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। और इसका अर्थ क्या है, हर किसी को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है और जिससे अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है उसे ही ईश्वर पसंद करते हैं, उसे ही समाज पसंद करता है और वही उसी का नाम इतिहास में दर्ज होता है और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, जिस प्रकार बालिका मैना का लिखा है। बालिका मैना जो 13-14 साल की बालिका है और उसका प्रेम देखिए देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, कि आप मुझे चाहे मार दें, चाहे गिरफ्तार कर लें, चाहे कुछ भी करें, मगर मैं आपसे कुछ समय मांगती हूँ कि यहाँ बैठकर मैं जी भर कर रो लूँ। नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। पाषाण हृदय, पत्थर हृदय वाले, पत्थर जैसा हृदय, और जिसका पत्थर जैसा हृदय होता है उसको किसी पर भी दया नहीं आती है। कौन, जनरल, नाम क्या जनरल का, आउटरम। और जो उन्हें बचाना चाहते थे बालिका मैना को, उनका नाम क्या, जनरल हे। उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। बिठूर से कहां ले जाकर, कानपुर के किले में।
उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता, महाराष्ट्र के इतिहास के जानकार, इतिहास विशेषज्ञ, जिनका नाम क्या है, महादेव चिटनवीस। उस समय महादेव चिटनवीस एक अखबार निकालते थे जिसका नाम क्या है, बाखर। एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे सभी। लंदन के किस अखबार में छपा, टाइम्स में। कब छपा, 6 सितंबर 1857 को। क्या छपा कि उस दुर्दांत के लिए इतना समय क्यों दिया जा रहा है, जिसे बहुत समय पहले पकड़ लेना चाहिए था। उसके बाद हाँ, नीचे देखते हैं, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना दधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा, विचित्र, अनुपमा का मतलब अद्भुत, बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ये किसने छापा, महाराष्ट्र के इतिहास के जानकार, जिनका नाम है चिटनवीस। किस पत्र में, बाखर पत्र में। क्या छापा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना दधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई और भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे क्या समझकर, देवी समझकर, कि कोई देवी का अवतार थी, कोई ईश्वर थी, और सब ने देवी समझकर उस 13-14 साल की बालिका को प्रणाम किया, उसको अंतिम विदाई दी, उसके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट की। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में हमने एक नन्हे क्रांतिकारी, नन्हे स्वतंत्रता सेनानी, और कहते हैं कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। देश से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करना देशभक्ति हो, चाहे वो देश के प्राकृतिक पहाड़ हो, वनस्पतियां हो, नदियां हो, झरने हो, देश की बिजली हो, देश का जल हो, देश के लोग हो, देश के पशु हो, देश के पक्षी हो, देश के महल हो, देश की विरासत हो, देश की धरोहर हो, कुछ भी हो, सबके प्रति प्रेम का भाव प्रकट करना और सबका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। जिस प्रकार से बालिका मैना के हृदय में हमने देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, महल के प्रति, देश की विरासत के प्रति जो त्याग, समर्पण भावना हमने देखी है, वैसी भावना हम सब में हो। इसी उद्देश्य के साथ ये पाठ कक्षा 9 के क्षितिज भाग फर्स्ट में डाला गया है। किस उद्देश्य के साथ, कि देशभक्ति की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, निश्चित उम्र नहीं होती, और अपने देश से हमें सदैव प्रेम करना चाहिए, तभी जाकर हम एक बालिका मैना की तरह आदर्श देशभक्त कहे जा सकते हैं और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हमारा नाम अंकित हो सकता है। असाइनमेंट के रूप में मैं प्रश्न के उत्तर डाल रहा हूं, आपको शीघ्र ही असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर भेजने हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम फिर से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, और साथ ही साथ पढ़ाई करके अपने देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत में योगदान देते रहे। नमस्कार।